नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटी से। देखिए, पूरे देश में चर्चा होने लगी है बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट, बिहार कास्ट सर्वे की, जिसके बारे में बिहार कास्ट सेंसस भी कहा जा रहा है। और बिहार से जो आग उठी है, इसकी चपेट में देश आता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोलना शुरू कर दिया है। उन्हें मुसलमानों की चिंता होने लगी है। मायावती बसपा प्रमुख, वह भी बिहार की जाति गणना के पक्ष में आ गई हैं और कह रही हैं कि कुछ पार्टियों को इससे छटपटी लग रही है। और तो और छोड़िए, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश से आती हैं। उन्होंने बिहार में हुई जातीय गणना का समर्थन कर दिया है और इसकी मांग पूरे देश स्तर पर कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यह भी कह दिया कि केंद्र में ओबीसी मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। तो इतनी सारी बातें होने लगी। कई राज्यों में रिपोर्ट तैयार है। हम उड़ीसा की बात कर लें, हम कर्नाटक की बात कर लें, हम महाराष्ट्र की बात कर लें, हम तमिलनाडु की बात कर लें। और देखिए, बिहार बीजेपी ने भी मजबूरी में ही सही यह कहा कि हम तो इस गणना को कराने के पक्षधर थे। तो सवाल यह भी उठने लगा है कि जब आप पक्षधर थे कि नहीं थे, यह दुनिया ने देखा है, तो देश में क्यों नहीं गणना हो जानी चाहिए? पिछड़े अति पिछड़ों को हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो इसके क्या असर होंगे 2024 में? नरेंद्र मोदी भी बोलने लगे हैं और जो मोदी के खास हैं, वह बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स। जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने हिंदू कार्ड को पंक्चर करने के लिए यह मंडल 2 लाया। तो अब क्या असर होगा, हम समझते हैं देश के जाने माने जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी से। अजीत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब ये सचमुच अब पूरे देश में ये मांग उठ रही है, लेकिन आप एक विरोधाभास देखिए। जी। जैसे बिहार में बीजेपी के नेता इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से सुशील मोदी जो है, उन्होंने सबसे ज्यादा कोशिश की है, क्योंकि जिस समय ये डिसीजन हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, सरकार का हिस्सा थी, नीतीश कुमार की सरकार का हिस्सा थी। लेकिन आप विरोधाभास देखिए कि सबसे पहला जो रिएक्शन आया वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आया, जिन्होंने कहा कि ये भ्रम फैलाना है और बिहार की जनता को धोखा देना है। फिर अब हरी सहनी उनकी तरफ से जो सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, उन्होंने जातियों के भीतर उपजातियों का मामला उठाया, वो सही उठाया। लेकिन ये बिहार बीजेपी के भी नेता तीन चार तरह से बातें कर रहे हैं। और अगर आप समर्थन में थे और आपने कहा कि हमारी वजह से हुआ, हम भी इसका पार्ट हैं, तो जब जब सर्वदलीय जो टीम थी, सभी पार्टियों का जो प्रतिनिधिमंडल था, वो आया था प्रधानमंत्री से मिलने, तो उस समय क्यों नहीं हाँ कह दिया गया था भारत सरकार की तरफ से? जब जब ये कहा बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार ने, कि हम अपने खर्चे से गिनती कराना चाहते हैं, हमको कराने दीजिए, तब भी उनको हरी झंडी नहीं दी गई थी। जी। और अभी भी एक विरोधाभास और देखिए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो अब अगर बीजेपी की बिहार यूनिट जो है ये इसके पक्ष में है और कह रही है कि नहीं, ये अच्छी बात है, ये गणना होनी चाहिए थी, तो फिर देश तोड़ने वाली बात कहां से आ गई? पार्टी के सर्वोच्च नेता तो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, जी। और वो कह रहे हैं कि ये देश तोड़ने की साजिश कांग्रेस कर रही है, तो फिर बिहार के नेताओं की बातों का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। फिर तो आप कुछ भी कहते रहिए, आपकी बात का कोई मतलब नहीं, जी। क्योंकि सर्वोच्च नेता मान रहे हैं कि जातियों की गिनती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम्म। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति, सबसे बड़ी आबादी गरीब की है। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब सबसे बड़ी आबादी आज भी देश में गरीब की ही है, और गरीबी जी। गरीबी अपने आप में एक जाति है। और उतनी वंचित कोई जाति नहीं हो सकती है जितनी वंचित जाति गरीब की होती है। कोई भी हो गरीब, कोई भी हो सकता है, और ये प्रधानमंत्री ने खुल करके कहा कि कोई भी गरीब हो सकता है। तो बीजेपी का ये लाइन है। इसका मतलब अब ये तय हो गया कि बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, जी। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि भाई हमारे लिए गरीब सबसे बड़ी आबादी, और गरीब का कल्याण करना हमारा हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, और वो कर भी रहे हैं। अपना जो उज्ज्वला की योजना हो, 5 किलो अनाज देना हो, किसान सम्मान निधि हो, जो भी हो, वो भारत सरकार अपनी तरफ से कर रही है, गरीब को एक जाति मान करके। जी। तो ये चीजें स्पष्ट हो गई हैं। इसलिए तो ये अब लगभग तय हो गया है कि पूरे देश में जाति की जनगणना नहीं होने जा रही है, कम से कम बीजेपी की जी। सरकार नहीं कराने जा रही है। हालांकि इसके बारे में भी जो असली चीज है, जो असली तस्वीर है, वो अगले साल जो जब लोकसभा के बाद जनगणना शुरू होगी, जिसके बारे में कहा अमित शाह ने कि
वो गृह मंत्री हैं और उन्हीं के मंत्रालय के तहत आता है ये जनगणना का मामला। तो उन्होंने कहा कि अगले साल लोकसभा के तुरंत बाद हम जनगणना कराएंगे, तब पता जी चलेगा कि किस तरह के सवाल बनाते हैं, उसमें जाति का सवाल होता है या नहीं होता है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, 2011 की जनगणना जब हुई थी उसमें भी जाति का सवाल नहीं था। जो मूल जी जनगणना हुई थी उसके 29 सवाल बने थे, उन 29 सवालों में जाति का सवाल नहीं था। वो बाद में भारत सरकार ने एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया, उसमें जाति का क्या पूछा गया, लेकिन उसको जारी नहीं किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भी, जो जबकि 2014 तक उनकी सरकार थी। तो अभी बीजेपी की केंद्र सरकार पूरे देश में जनगणना नहीं कराने जा रही, लेकिन राज्यवार जनगणना होगी। राज्यवार उसको अब जनगणना नहीं कहेंगे क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है और इसी पर मामला उलझा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, में कि सेंसस करा सकती है कि नहीं कोई स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है ये, जी उस तरह का सर्वे राज्यवार हो सकता है। जैसे अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम कराएंगे बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में। जहां भी दूसरी विपक्षी पार्टियों की सरकार है, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो कांग्रेस पार्टी करा सकती है। जैसे अभी जी कर्नाटक में उसकी नई नई सरकार बनी है, वो वहां एक आर्थिक सामाजिक सर्वे हो करके रखा हुआ है, उसके आंकड़े जारी कर सकती है कांग्रेस पार्टी। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के बाद हो सकता है कि अगर कांग्रेस आती है, जहां जहां आएगी वहां वो जाति आधारित गणना कराएगी, लेकिन वो उसका बड़ा राजनीतिक असर अभी दिखेगा, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आप अभी क्या होता है कि कई चीजें तो वादे पर चलती है ना, जो पार्टी अपोजिशन में होती है वो वादे करती है, जो जी सरकार में होती है वो काम करती है, और जो विपक्ष में होता है वो कहता है। हालांकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार में जो है उसने महिला आरक्षण के नाम पर एक पोस्ट डेटेड चेक दिया 5 साल 7 साल पता नहीं कब के बाद का, कि हम आएंगे तो बिल्कुल हम बिल्कुल परिसीमन हो जाएगा, जनगणना हो जाएगी तो महिला आरक्षण करेंगे। तो उसी तरह से सरकार ये भी कह सकती थी कि भाई हम जनगणना कराएंगे, देखेंगे जातीय जनगणना। इस बार वो भी नहीं कह रही है भारत सरकार। जी तो पक्षी पार्टियां भी जो कह रही हैं वो कहती रहेंगी। सारी पार्टियां, जितनी भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, वो इस बात का मुद्दा बनाएंगी कि हमारी सरकार बनेगी, केंद्र में अगर हम आते हैं तो हम पूरे देश में कराएंगे, और अगर राज्य में हमारी सरकार आती है तो हम राज्य में कराएंगे। ये अब एक इमोशनल कार्ड हो गया है। और जिस तरह से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद जो मंडल की राजनीति हुई थी, जो पहली मंडल 1 की जो मंडल की राजनीति थी, ये उसका एक्सटेंडेड पार्ट है, ये उसका दूसरा या तीसरा पार्ट आप मान सकते हैं। हमारी नजर में ये तीसरा पार्ट है, ये मंडल 2 नहीं, ये मंडल 3 है। हम्म, मंडल 3 इसलिए है क्योंकि मंडल 2 जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने अच्छा जब अपने को बताया कि हम अति पिछड़ा हैं और हमारी जाति अति पिछड़ी है, और उसके बाद जब उन्होंने आखिरी बार, पिछली बार जब 2021 में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उन्होंने बड़ा विस्तार था जिसमें बिहार के भी कई मंत्री हटा दिए गए थे, रविशंकर प्रसाद जी हटा दिए गए थे, और देश में कई लोग हटे थे, बड़े मंत्री लोग। तो जो जी सरकार बनी थी, अपने उस मंत्रिमंडल को जब प्रधानमंत्री इंट्रोड्यूस कर रहे थे लोकसभा में, जब संसद में परिचय करा रहे थे अपने मंत्रियों का, तब उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि ये वो मंत्रिमंडल है जिसमें आज तक के इतिहास के सबसे ज्यादा पिछड़े मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि कभी किसी सरकार में इतने पिछड़े मंत्री नहीं रहे हैं, और ऑलमोस्ट 35% पिछड़ी जाति के मंत्री हमारी सरकार में है। तो तो ये उन्होंने कहा। उसके बाद एससी हैं, एसटी हैं, ये बात उन्होंने लोकसभा में और राज्यसभा में भी, संसद में अपनी अपनी सरकार का परिचय कराते हुए, अपने मंत्रियों का परिचय कराते हुए कहा कि इतने मंत्री कभी नहीं रहे। तो वो तो मंडल 2 अजीत था। जी जी अजीत जी, आपने कहा कि ये मंडल 3 है, मंडल 2 तो नरेंद्र मोदी लेकर आए थे। तो एक और जहां नरेंद्र मोदी स्वयं मंत्रियों की जाति की गिनती करा रहे थे, दूसरी ओर वे जातीय गणना के पक्ष में खड़े नहीं दिखते हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने बड़ी डिमांड की है। जो लालू यादव और तेजस्वी यादव की आंच है, उसमें एनडीए में शामिल जो पार्टियां हैं उनके साथ खड़ी होती दिख रही है। मायावती, जो ना अभी इंडिया अलायंस में है ना एनडीए में है, उन्होंने भी बड़ी मांग कर दी है। और आपने कहा कि अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो यह करेंगे। तो दूसरे प्रदेशों में जहां बीजेपी की सरकार है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 35% हमारे मंत्री पिछड़े हैं। खैर चलिए, उस पर हम आगे आते हैं। तो उत्तर प्रदेश भी अब झुलसेगा, जहां योगी आदित्यनाथ एक ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, वहां भी पिछड़े और अति पिछड़े हक की बात करेंगे, दलित बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि 2024 का चुनावी एजेंडा नीतीश कुमार और लालू यादव ने सेट कर दिया है? हिंदुत्व और जो हिंदू बना मुसलमान की जो लड़ाई चल रही थी या जिसे मुद्दा बनाया जा रहा था, उसके खिलाफ एक एजेंडा इंडिया अलायंस ने सेट कर दिया। हाँ, ये बात ठीक है कि एजेंडा सेट हो गया है, और फिर बिहार से ही एजेंडा सेट हुआ है।
और जी इसकी शुरुआत हो गई थी जब पहली बार अप्रैल के महीने में, हमको ध्यान आ रहा है, जब नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिले थे। जी और राहुल गांधी से जब उस समय दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से, तो उन्होंने बहुत विस्तार से इसके सारे पहलुओं पर राहुल गांधी को समझाया था। पहले राहुल गांधी बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे इस मामले में, और जी उनके लिए जो कांग्रेस की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसमें कभी भी जाति का महत्व नहीं रहा है। कांग्रेस जाति की पॉलिटिक्स अंदर खाने करती थी, लेकिन बाहर से नहीं करती थी। बाहर से कभी भी उसने जाति की राजनीति नहीं की। और उसका जो सबसे पॉपुलर नारा था, जो महान कवि श्रीकांत वर्मा ने लिखा था, वो था कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो कांग्रेस का जी ये नारा आज तक है कि जात पर न पात पर। कांग्रेस जाति की राजनीति नहीं करती थी, अपने को उससे परे समझती थी। इसलिए राहुल गांधी बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे नीतीश कुमार के इस फॉर्मूले में। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के इंसिस्ट करने पर उन्होंने इस पर बात की, और नीतीश कुमार ने उनको विस्तार से समझाया राहुल गांधी को कि आज के समय में जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन कर रही है, जो हिंदू वोटों का पोलराइजेशन भी नहीं है, अब वो एक तरह का कंसोलिडेशन है। पोलराइजेशन तो होता जी है, वो तात्कालिक होता है, ये कंसोलिडेशन जी है। और ये लॉन्ग टर्म में ये वोट हिंदू का कंसोलिडेट कर रहा है बीजेपी के समर्थन में। तो उसको तोड़ने के लिए, उस कंसोलिडेशन को रोकने के लिए सबसे बड़ा कार्ड ये हो सकता है कि हम लोग जाति गणना की बात करें, और उसके आधार पर फिर जो अफर्मेटिव एक्शंस हैं उसमें हम लोग जाएं, सामाजिक न्याय की बात करें, और आरक्षण का दायरा बढ़ाएं, आरक्षण की सीमा बढ़ाएं। ये 3 जी बातें उन्होंने कही थी राहुल गांधी को। पहला जाति जनगणना कराना है, दूसरा सामाजिक न्याय के फॉर्मूले पर आगे बढ़ना है, आरक्षण की सीमा बढ़ानी है। और तब राहुल गांधी की उसके बाद जो पहली सभा कर्नाटक में हुई थी, उन्होंने उसमें कहा था कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं, आरक्षण की सीमा बढ़ाने के पक्ष में हैं। तो एजेंडा उसी जी दिन सेट हो गया था जब राहुल गांधी से मिले थे नीतीश कुमार। और ये उस एजेंडे का विस्तार है कि अब आ गई जाति जनगणना की रिपोर्ट आ गई, और आंकड़े आ गए किस जाति की कितनी आबादी है। और अब जितनी भी पार्टियां हैं, जो जाति आधारित पार्टियां हैं, खासतौर से अलग अलग जातियों के प्रतिनिधि के तौर पर जो नेता काम कर रहे हैं, उन सब की मजबूरी हो गई कि वो इस जाति जनगणना की मांग करें, जातीय गिनती की मांग करें। इसीलिए अनुप्रिया पटेल ने कहा है, और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर भी कहेंगे कि इसकी जाति गिनती कराई जाए। इसीलिए महाराष्ट्र में अजीत पवार भी कहेंगे कि जातियों की गिनती कराई जाए। जो जितनी भी जो सहयोगी पार्टियां हैं, एच डी देवगौड़ा भी कहेंगे कि गिनती, ये सब ये उन लोगों के नाम बता रहे हैं जो बीजेपी के सहयोगी हैं। जी तो ये बीजेपी के सहयोगी कहेंगे कि जातियों की गिनती कराई जाए, नंबर्स आए हमारे, क्योंकि उनको पता है कि उसके बाद उनका महत्व बढ़ने वाला है, उनका पॉलिटिकल वजन जो है ना, वो वजन बढ़ेगा। अभी तक जब तक पर्दे के पीछे हैं चीजें, तब तक तो एक एक उसके सद्भाव के आधार पर आपको सीटें दी जा रही हैं। जैसे कह दिया कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी को बीजेपी 2 सीट देती है, तो लोकसभा की 2 सीटें लेकर के वो लड़ रही हैं। अगर जी आएगी कुर्मी कोयरी की आबादी, जब आएगी उत्तर प्रदेश में, जो आंकड़ा आए, और मान लीजिए कि वो 6%, 8%, 10% हो, तब तो 2 सीट पर बात नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। तो फिर तो सत्ता में हिस्सेदारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मांगी जाएगी, जैसे सब जगह मांगी जा रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो फिर वो तमाम उस तरह की जातियां अभी मांग करेंगी। और बीजेपी की समस्या क्या है कि फिर कास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा हिंदुत्व के बजाय। जो जी हिंदुत्व का एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके बजाय अब छोटी छोटी जातियों के आबादी के हिसाब से टिकट देने होंगे, और उससे ग्राउंड लेवल पर इक्वेशन पॉलिटिकल बहुत खराब होता है। वोटिंग का एक ट्रेंड नहीं रह जाता है, क्योंकि फिर जमीन पर तो द्वंद होगा ना जातियों के बीच में। और वो जी जातियों का द्वंद जो है सो वोटिंग परसेंटेज को भी प्रभावित करेगा, वोटिंग बिहेवियर को भी प्रभावित करेगा, मतदाता का जो व्यवहार होता है उसको भी प्रभावित करेगा कि अरे ये हमारी जाति का नहीं है, या हमारी जाति के विरोधी जाति का है, इसको हम क्यों वोट करें। इस तरह की चीजें हो जाएंगी। तो जो एक कंसेंसस बना हुआ है कि हिंदुत्व के नाम पर, और हिंदुत्व का चेहरा नरेंद्र मोदी, और एजेंडा राम मंदिर का है या राष्ट्रवाद का, उसमें फिर ये सारी चीजें हिंड्रेंस करेंगी। वो इसका दखल बढ़ेगा, तो वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग बिहेवियर, सारी चीजें प्रभावित होंगी। अजीत जी, देखिए आपने ठीक कहा कि वोटिंग परसेंटेज और वो भी प्रभावित होगा। तो दिल्ली की राह, जो कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी है, वह बिहार और उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से तय करता है। तो बिहार में तो आंच जो है आग के रूप में बदलने लगी है। यदि उत्तर प्रदेश में भी यह आग लगी, तो योगी आदित्यनाथ के लिए परेशानी होने वाली है, यह बात तो तय है। हाँ, बिहार की तरह नहीं होगी, जी लेकिन परेशानी जरूर होगी। बिहार से थोड़ा अलग कंपोजिशन है उत्तर प्रदेश का, जो डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है, जो कंपोजिशन है जातियों का उत्तर प्रदेश का, वो बिहार से थोड़ा डिफरेंट है। जी वहां जैसे 63% आबादी जो है
वो अति पिछड़े और अति पिछड़े की है, वो नहीं है उत्तर प्रदेश में। वहां ये आबादी थोड़ी कम होगी और जी। वहां जो सवर्ण आबादी है वो थोड़ी ज्यादा होगी। हम्म। मुस्लिम आबादी भी अपेक्षाकृत थोड़ी ज्यादा है, दलित आबादी लगभग बराबर है, और वहां दूसरे कुछ फैक्टर होते हैं जैसे जाट हैं, गुजर हैं, ये एक फैक्टर वहां काम करता है उत्तर प्रदेश में। दूसरा क्या, बिहार से अलग उत्तर प्रदेश में शहरी इलाका ज्यादा है। बिहार उत्तर जी। प्रदेश में शहरीकरण ज्यादा हुआ है और एक बड़ा इलाका जो है वो तो एनसीआर में ही आ जाता है। वो आप समझिए कि एक चौथाई इलाका जो अब बुलंदशहर और मुरादाबाद तक का इलाका चला जाता है, जहां दिल्ली का और एनसीआर का असर होता है। तो साहिबाबाद, गाजियाबाद, ये मेरठ, हापुड़ वगैरह सब इस तरह के आ जाते हैं, शहरी इलाके बहुत हैं। तो वहां जी। वोटिंग बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। बिहार जितना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन इम्पैक्ट निश्चित रूप से होगा, क्योंकि फिर कास्ट के एस्पायरेशन जो है, उनके एम्बिशंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं इससे। अब अगर अगर बीजेपी कहती है कि हम नहीं कराएंगे, तो जिन जातियों को लगता है कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है और उस अनुपात में हमको टिकट नहीं मिलता है, वो नाराज हो सकती है बीजेपी से। आपको उनको समझाने के लिए कुछ कहना होगा कि आप अभी जैसे अनुप्रिया पटेल की जो जाति है और जो केशव प्रसाद मौर्य की जाति है या जो कल्याण सिंह की जाति थी, ये हम ज्यादा जातियों के नाम न लें, और जो गैर जी। यादव जातियों में तीन कम से कम जातियों के नाम आप ले सकते हैं जिनकी बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में: लोध, कोयरी और कुर्मी। तो जी। इनको आपको कुछ ना कुछ समझाना होगा, इनको बताना होगा कि भाई इनकी हम आपके लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये अब ये जाग गए। बिहार का आंकड़ा इन्होंने देख लिया, इनको लग रहा है कि ये भी दावा करते हैं, लोग वहां के हैं, दावा करते हैं कि 10% आबादी है। तो उनको कैसे आप समझाएंगे अगर वो कहते हैं, तो उसके नेता अजीत जी, कहते हैं कि बिल्कुल, तो अजीत जी, जो जाति की आग लगी है, क्या यही कारण है कि बार बार यह चर्चा होती है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के फूलपुर में भी जा सकते हैं? फूलपुर की प्रासंगिकता कैसे बढ़ जाती है नीतीश कुमार के लिए? ये पहले भी देखिए, इससे पहले भी फूलपुर से लोग गए थे, काफी लोग फूलपुर से भी और उत्तर प्रदेश से लोग गए थे। एक प्रतिनिधिमंडल गया था बजाबता मिलने, जिन लोगों ने अनुरोध किया था कि आप चल के चुनाव लड़िए उत्तर प्रदेश जी। में। और हम्म। उनके जो राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी त्यागी, वो उत्तर प्रदेश के हैं और उनका वो वहां काफी सक्रिय रहते हैं। जब भी चुनाव आते हैं, राज्य का चुनाव हो या लोकसभा का, तो वो काफी सक्रिय होते हैं। लोग उनके पास आते हैं, लोग अनुरोध करते हैं। फूलपुर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका बड़ा हिस्टोरिक महत्व है। वहां से जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे फूलपुर से। अभी भी फूलपुर का जी। बड़ा महत्व है राजनीतिक रूप से। केशव प्रसाद मौर्य जी। वहां के प्रतिनिधि, वहां का रिप्रेजेंटेशन है उनका। और आबादी वहां कुर्मी आबादी बड़ी है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आप बढ़िएगा, मिर्जापुर का इलाका है, फूलपुर का है, ये गोरखपुर वाराणसी का भी इलाका है, जहां कुर्मी और कोयरी आबादी काफी बड़ी तादाद में है। तो इस इलाके में नीतीश कुमार के जाने का मतलब होगा कि जो अति पिछड़ा पिछड़ा का उभार है, एक बिहार जी। टाइप की पॉलिटिक्स वहां हो जाएगी। अच्छा। अच्छा क्या है कि जो अनुप्रिया पटेल हैं, इनके पिता बड़े नेता थे, सोनेलाल पटेल कुर्मी समाज के बड़े नेता थे और उन्होंने अपने समाज को जागृत किया था। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो बढ़ाई उन्होंने बढ़ाई, सोनेलाल पटेल ने उनको समझाया कि जो आपकी क्या भूमिका हो सकती है राजनीति में। तो उनके परिवार की दो पार्टियां हो गई हैं। एक पार्टी जी। तो अनुप्रिया पटेल लीड करती हैं, जो अपना दल सोनेलाल है, और एक उनकी माँ उसकी नेता है कृष्णा पटेल की, अपना पटेल कमेरावादी उसका नाम है, अपना दल कमेरावादी नाम है उसका, जिसमें जी। अनुप्रिया पटेल की बहन भी है वहां उस पार्टी से, और वो एमएलए हैं, उन्होंने हराया था केशव प्रसाद मौर्य को। तो अभी कृष्णा पटेल जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उसकी बैठक में भी गई थी अखिलेश यादव के साथ। तो जी। इसका वो अखिलेश यादव की कोशिश है कि जो एक प्लस करें, यादव मुस्लिम में जो वोट प्लस करने की बात उनकी है, वो सबसे पहले उनकी कोशिश इसी जाति को लेकर के है कि कोयरी कुर्मी किसी तरह से हमारे साथ जुड़े। तो अगर नीतीश कुमार वहां जाते हैं तो ये इस जो योजना है अखिलेश यादव की, इस योजना को एक बूस्ट मिलेगा। जो काम वहां अपना दल कमेरावादी की जो की नेता है कृष्णा पटेल, सोनेलाल पटेल की जो पत्नी है, वो जो काम नहीं कर पा रही है अभी, जिसमें पीछे रह जा रही है, अगर नीतीश कुमार वहां चले जाते हैं तो एक और एक मिल करके 11 हो जाएंगे। उनकी बड़ी ताकत बढ़ जाएगी कृष्णा पटेल की। अगर नीतीश कुमार किसी तरह से वहां चले जाते हैं, पार्टी जाएगी तब नहीं होगा, कोई दूसरा नेता जाएगा तब नहीं होगा, नीतीश कुमार जाते हैं तो वो उनको बड़ा बल मिलेगा। लेकिन चलिए, दिक्कत नीतीश क्या कुमार है, उत्तर प्रदेश चले जाते, हाँ जी जी, नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश चले जाते हैं तो बहुत बल मिलेगा और अखिलेश यादव की चाहत भी है, ऐसी बात कही जा रही है। और आपने कहा भी कि एक से एक मिलकर 11 हो जाएगा। देखिए, अब हम बिहार के संदर्भ में आते हैं, क्योंकि बीजेपी हिंदू कार्ड खेलती है और कहती है जब हिंदू हैं, सभी हिंदू हैं, तो फिर जातियों का मतलब क्या है? तो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, धर्म का कार्ड।
लेकिन जब से यह जातीय गणना की रिपोर्ट आई है, बिहार में लोग जात गिनने लगे। यह सवाल हम सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं, एक्स पर भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं और फेसबुक पर भी देख रहे हैं कि लोग बीजेपी से यह पूछ रहे हैं कि जब 63% आबादी पिछड़े और अति पिछड़े की है, 27% पिछड़ा और बाकी अति पिछड़े, तो फिर जब आप सांसदों का टिकट देते हैं, 17 जीते हुए सांसद हैं बीजेपी के बिहार से, 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी 17 सीटों पर जीत हासिल, तो 10.5% वाले 9 हैं। यदि हम नाम गिना दें तो राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूढ़ी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, आर के सिंह, सुशील कुमार सिंह, गोपाल जी ठाकुर, अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह। तो यह सवाल सोशल मीडिया में पूछा जाने लगा है कि क्या हिंदू का मतलब 10.5% वाले ही हैं जिन्हें आप सबसे अधिक भागीदारी दे रहे हैं? बिहार के संदर्भ में पूछा हूं, आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने जब लोकसभा में अपने मंत्रियों की जात बताई थी और कहा था कि पिछड़े का सबसे ज्यादा, लेकिन बिहार में तो आग लगी हुई है। फिर दूसरा सवाल बिहार में यह भी पूछा जा रहा है कि आपने बिहार से जो जीते हुए सांसद हैं, 2 अति पिछड़ी जाति के सांसद जीते हुए हैं, अजय निषाद और प्रदीप कुमार, इनमें से किसी को तो नहीं बनाया। बिहार से 5 मंत्री हैं अभी। यदि केंद्र में हम बात कर लें, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, आर के सिंह, पशुपति पारस और नित्यानंद राय, तो 5 में भी 50% से अधिक 10.5% वाले हैं। आर के सिंह, गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे। अति पिछड़ा कोई नहीं। यदि हम 2019 की बात करें तो रविशंकर प्रसाद भी थे, 2014 की बात करें तो राधा मोहन सिंह भी थे, राजीव प्रताप रूढ़ी भी थे। तो यह सवाल पूछा जाने लगा है गंभीरता के साथ कि हिंदू होने का मतलब, यदि हिंदू ही हम मान लें, तो क्या ये 10.5% वाले हैं? बिहार के लोगों को केंद्र में हिस्सा क्यों नहीं मिला जो अति पिछड़ी जातियों के सांसद थे? बिहार में जातियों की संख्या के हिसाब से बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया? तो ये सवाल तो अब जमीन पर पूछा जा रहा है। जी जी। हाँ, तो अब इसका जवाब देना होगा बीजेपी को, हर पार्टी को जवाब देना होगा और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा जवाब देना होगा, क्योंकि वो हिंदुत्व की राजनीति करती है और हिंदुत्व की राजनीति में जो अग्रिम पंक्ति होती है, जिसको हरावल दस्ता बोलते हैं, वो हरावल दस्ता हमेशा पिछड़े अति पिछड़ों का होता है, दलितों का होता है। जब एक प्रतीक दिखाना होता है, जब पहली बार शिलान्यास हुआ था राम मंदिर का, तो प्रतीक दिखाना था, तो कामेश्वर चौपाल को दिखाया गया, तो उनसे ईंट रखवाई गई थी। तो जब प्रतीक दिखाना होता है तब आप इस्तेमाल करते हैं इस तरह का, इन लोगों का, इनके चेहरों का। जब कहीं भी आंदोलन होता है, जुलूस निकाले जाते हैं, जब इस तरह के झंडे लेकर के लोग और जय श्री राम के नारे लगाते निकलते हैं, तो वो फिर उसमें आप तो आगे करते हैं जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके नौजवान होते हैं। और जब सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात आती है, जब लोकसभा विधानसभा का टिकट देने की बात आती है, जब मंत्री बनाने की बात आती है, तब आप वो 10.5% वाले लोग आ जाते हैं। जो 4 अगड़ी जातियां हैं उनके लोग आ जाते हैं। एक समय तो ऐसा प्रतिनिधित्व, और बीजेपी की सरकारों में तो ऐसा रहा है कि एक समय बिहार और उत्तर प्रदेश से, बिहार और झारखंड मिलाकर के 4 कायस्थ एमपी होते थे और चारों मंत्री होते थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, रविशंकर प्रसाद और रीता वर्मा, चारों लोग एक समय मंत्री थे। तो ये शुरू से ये चलता आ रहा है। बीजेपी को इस बात का जवाब सबसे ज्यादा देना होगा। आपको 17 टिकट मिली, 17 ही हिस्से, नीतीश कुमार के साथ हिस्सेदारी में 17 आपको सीटें मिली, आपने कैसे टिकट बांटा, उसमें कितने अति पिछड़े हैं, कितने पिछड़े हैं? अब तो क्या है कि अब ज्ञानेश्वर जी गिन के लोग टिकट मांगेंगे कि 36% टिकट चाहिए पिछड़ा का और आप गिन के दिखाइए। ऐसा तो है नहीं कि उसमें हिंदुत्व का चेहरा नहीं है या उसमें बीजेपी के पास नेता नहीं है, उसमें भी नेता है। तो आप गिन के दीजिए, 36% दीजिए। और ये सवाल इतना गहरे तक जाएगा और इस इतिहास लोग खंगालने लगे हैं। इतिहास खंगाल करके ये बताया जा रहा है कि आजादी के बाद, आजादी के 1 साल पहले जो सरकार बनी थी 46 में, अगर उस समय से गिने तो 35-36 साल तक तो फॉरवर्ड मुख्यमंत्री रहा है बिहार का। अभी तक आप आजादी के समय से अगर 75 साल जोड़े तो 75 साल में 35 साल अगड़े मुख्यमंत्री रहे हैं और 33 साल से आप देख रहे हैं 2 जातियां हैं, यादव और कुर्मी। तो 35 और 33, 68 साल तो यही हो गए 75 साल में।
बाकी सारी जातियों को मिलाकर के सिर्फ 7 साल का मौका मिला है। तो ये हर तरह का रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा और आप इसमें कोई योग्यता का सवाल नहीं ले आ सकते हैं, कोई आबादी का सवाल आप नहीं ले आ सकते हैं। हमारी पूरी जिम्मेदारी के साथ ज्ञानेश्वर जी हम कह रहे हैं कि इस देश में जो सबसे योग्य मंत्री भारत सरकार में हुए हैं, उसमें एक बाबू जगजीवन राम थे। दलित समाज से आते थे लेकिन सर्वाधिक योग्य व्यक्ति थे, सर्वाधिक योग्य मंत्री थे। वैसा प्रशासनिक क्षमता वाला मंत्री बहुत कम हुआ है देश में। तो आप योग्यता का सवाल भी नहीं ले आ सकते, आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो योग्यता का सवाल कहां से आएगा? उसकी आबादी है, वो योग्य है, सक्षम है, आप उसको टिकट दीजिए, वो लड़ेगा। अब वो जागृत हो गया है। जब तक पर्दा पड़ा हुआ था तब तक तो ठीक था कि आप किसी को दे दीजिए, हिंदुत्व के नाम पर एक बड़ा अम्ब्रेला है और नरेंद्र मोदी का नाम है। अब वो नहीं चलेगा। अब आपको आबादी के हिसाब से टिकट बांटनी होगी, उसी तरह का प्रतिनिधित्व देना होगा, फिर चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने में भी उसी तरह का प्रतिनिधित्व देना होगा। और ये सवाल अभी आपने भी, आपके भी चैनल पर हमने देखा और कल भी वो वीडियो देखा था हमने कि जो अनिल शर्मा ने कहा कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद मांगा है, किसी मुसलमान को बनाइए जिसकी 18% की आबादी है। तो इस सरकार को भी जवाब देना होगा। इस सरकार को भी जवाब देना होगा जो दो पिछड़े नेता मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है, वहां भी अति पिछड़े का क्या प्रतिनिधित्व है? बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। अति पिछड़े का प्रतिनिधित्व आप दीजिए, महादलित का प्रतिनिधित्व दीजिए। अब ये जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि आग लगी है, तो ये आग लग गई है और लगेगी आग तो आएंगे और भी घर। जद में इस गली में हमारा मकान सिर्फ थोड़ी है, जो राहत इंदौरी ने कहा था, तो वो सिर्फ बीजेपी का मामला नहीं है। आग लगेगी तो इसकी जद में जेडीयू आरजेडी सबके घर आएंगे, सबको दिखाना होगा। अब ये नहीं हो सकता है कि आप मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, उप मुख्यमंत्री बनना है, राज्यसभा जाना है, तो सब आप जो दबंग और मजबूत जातियां हैं जो पहले से ऑलरेडी इंपावर्ड हैं, जो जातियां पहले से इंपावर्ड हैं, हर चीज आप उन्हीं को दे रहे हैं। तो ये थोड़े सशक्तिकरण हुआ। सशक्तिकरण के लिए तो जरूरी है कि जो इंपावर्ड नहीं है उसको आगे करिए। नहीं अजीत जी, हमने कल ये देखा, अजीत जी हमने कल ये देखा, आप ठीक कह रहे हैं कि अब तो मांग की जाएगी कि जो टिकटों का वितरण हो उसमें 36% अति पिछड़े हो, 27% पिछड़े हो, फिर दलितों की बात होगी, अल्पसंख्यकों की बात होगी। मुकेश सहनी जो बिहार में इमर्जिंग लीडर हैं, उभरते हुए नेता हैं, अति पिछड़ी जाति के, अपनी पार्टी चला रहे हैं, कल उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत में बहुत ही तल्ख शब्दों में नरेंद्र मोदी को आंख दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी ऐसे ही चलते रहे तो 2024 में वे आने वाले नहीं है। देखिए, बिहार में जो वोट बैंक है और जो जातीय गणना की रिपोर्ट आई है उसमें मल्लाह, नोनिया, निषाद, इनकी आबादी भी बड़ी दिखी है। तो अब तो बीजेपी को उनके साथ रहने वाले लोग या उनके साथ करीब पहुंचते हुए दिख रहे लोग भी आंख दिखाने लगे। इसका आशय क्या है और इसका पटाक्षेप, इसका निपटारा बीजेपी कैसे कर पाएगी? ये बहुत बड़ी बात है। आप ज्ञानेश्वर जी, आप जो जो जातियां हैं मल्लाह की, उसमें केवट, कैवर्त, बिंद, निषाद, मल्लाह, ये सारी जातियां उसमें आती हैं जो कई 15-16 उप जातियां हैं और 9-10% वोट उनका बिहार में बनता है और लगभग इतना ही वोट उत्तर प्रदेश में बनता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में और आप देखिए कि निषाद, जरा सा इक्वेशन इधर उधर होता है तो राजनीति कैसे बदल जाती है कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने अपनी लोकसभा सीट छोड़ी और उनकी लोकसभा सीट पर उन्होंने अपनी पसंद का उम्मीदवार उतारा जो महाराज जी की सीट थी। महाराज जी बरसों से गोरखपुर के एमपी थे, उसके पहले उनके गुरु अवैधनाथ जी थे और ये कहा जाता था कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। उस सीट पर उपचुनाव हुआ इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद और वो सीट बीजेपी हार गई। समाजवादी पार्टी ने एक निषाद उम्मीदवार उतार दिया, सिर्फ जरा सा समीकरण चेंज हुआ था। ट्रेडिशनल संजय निषाद के बेटे को, संजय निषाद के बेटे को, संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को पार्टी ने वहां उम्मीदवार बना दिया और वो चुनाव जीत गए। जैसे प्लस हुआ यादव वोट के साथ, जैसे ही एक दूसरा वोट प्लस हुआ, मजबूत वोट, जो मल्लाह का वोट था वो मजबूत, वो जैसे जुड़ा वैसे गोरखपुर सीट हार गई बीजेपी। अब आप सोचिए इसका मैसेज बीजेपी को कैसे नहीं पकड़ना चाहिए है कि अगर ये बहुत मजबूत जाति है मल्लाह और लगभग पूरे बिहार में है। और हम लोगों ने कल भी ये चर्चा करते हुए ये बात कही थी कि जो अति पिछड़ी जातियों में नेता उभरे हैं जाति के, उसमें एक नेता अभी सिर्फ मुकेश सहनी ही दिख रहे हैं जो उभरे हैं। और आप जहां से चलें उधर से, पहले वाल्मीकि नगर से शुरू करें, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट है उनका। तो अगर वो वोट प्लस हो जाएगा, जिधर प्लस होगा उस तरफ पलड़ा भारी हो जाएगा और ये बिहार में भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगा।
तो निषाद पार्टी को जैसे एक सीट हारे गोरखपुर, तुरंत बीजेपी का एंटीना खड़ा हो गया, नींद खुल गई और जैसे तैसे भी उनको अपने अपने गठबंधन में शामिल करा लिया गया। जी करा लिया गया ना उनको, वो तो अब एनडीए के हिस्सा हैं। तो इस तरह बिल्कुल। से अब ये बीजेपी को इस तरह के और उपाय करने होंगे, ताकि जो हम्म, ऐसी जाति है जो मल्लाह है, ये तो एक मल्लाह जाति की बात हुई, और भी ऐसी कई जातियां हैं जिनकी उपजातियों को मिला दे तो ठीक ठाक वोट बनता है। और अगर वो वोट प्लस हो जाए दूसरी तरफ जाकर के इंडिया के साथ, जो इंडिया अलायंस है, अपोजिशन का जो अलायंस है, उसके साथ प्लस हो जाए, तो फिर एकदम से पलड़ा उसकी तरफ झुक जाएगा। अगर वो नहीं, ये बीजेपी के खबरें साथ आने भी आता है लगी तो है फिर जी, बीजेपी के ये खबरें आने भी लगी है कि जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को संपर्क भी किया है, क्योंकि नीतीश अभी मुकेश सहनी न इधर के हैं न उधर के हैं, अभी तो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और जो मल्लाह जाति के लोग हैं उन्हें गंगा मैया की कसम खिला रहे हैं। मतलब गांव चला जाना शुरू हो गया है। हाँ, तो ये एक समझिए कि उनके लिए ये एकदम छप्पर फाड़ के जो होना, कुछ मिलना होता है ना, ये मुकेश सहनी को हुआ। और अब इसका फायदा जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी है निषाद पार्टी, जो संजय निषाद की पार्टी है, जी। वो भी इसका फायदा उठाएगी। वहां हम्म, 3 सहयोगी हैं, 3 अति पिछड़ी जातियों के, जो निषाद पार्टी है, जो अनुप्रिया पटेल का की अपना दल है, और जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की, ये तीनों पार्टियां अब अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगी वहां। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इनको समझाने के लिए भी और इनको संतुष्ट करने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। अब उतने से काम नहीं चलेगा जितना पहले कर रहे थे, और अगर नहीं किया तो तुरंत डाउन द लाइन नीचे तक मैसेज जाएगा कि भाई ये हमारी जाति की विरोधी पार्टी है। जो आज बीजेपी एक अभी क्या है, अभी अभी जो इंडिया की पार्टियां हैं, जो आरजेडी, जेडीयू, ये वेग अंदाज में कहती हैं कि बीजेपी है ओबीसी विरोधी पार्टी है, या दलित जी विरोधी पार्टी है, आदिवासी विरोधी पार्टी है। ये नीचे कहा जाने लगेगा जाति का नाम लेकर के कि अमुक जाति की विरोधी पार्टी है, अगर उस जाति को टिकट नहीं मिलता है बिल्कुल। तो वो फिर, अब ये चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, काफी जटिल हो गई चीजें। पहले जो बहुत सरल दिखती थी ना राजनीति, कि बहुत जी सरल है, बीजेपी के पास हिंदुत्व का एक कार्ड है और दूसरी तरफ की पार्टियां जाति की राजनीति कर रही हैं, तो अब उतना सरल नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होकर के बहुत नीचे तक बड़ा टुकड़े टुकड़े में हो गई राजनीति। अब चलिए, इसको तो हम संभालना लोग 7-8 महीने में बहुत मुश्किल है। जी संभालना मुश्किल होगा। हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसका आशय तो ये है कि बिहार से जो आग जली है, मतलब जो जाति गणना की रिपोर्ट आई और जिस तरीके से पूरे देश में इसका उभार हो रहा है, राहुल गांधी ने भी कहना शुरू कर दिया है, 2024 को अभी से फिक्स न मान लिया जाए। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये अभी तक ये कहा जाता था कि 2024 डन डील है और जी सेटल्ड बैटल है, कि दोस्त 2024 एकदम सेटल्ड बैटल है। ऐसा नहीं है, जी 2024 अनसेटल्ड बैटल है। अब अनसेटल्ड बैटल हो गया, अब तो और अनसेटल्ड हो गया, और डन डील तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अब इतने फ्रेगमेंटेशन हो गया ना, कास्ट का भी, कास्ट के भीतर सब कास्ट का भी, और जो कैटेगराइजेशन हो गई, अब उसको आप एक कॉमन एजेंडे से नहीं पूरा कर सकते। कोई अब कॉमन एजेंडा नहीं चल सकता है। जो लोग इस भ्रम में है कि कोई कॉमन एजेंडा चल जाएगा नेशनलिज्म का या मंदिर का या हिंदुत्व का, अब एक कॉमन एजेंडा पूरे चुनाव को इंपैक्ट नहीं कर सकता है, पूरे चुनाव को गाइड नहीं कर सकता है। अब आपको अलग अलग एजेंडा लाना होगा, टिकट बांटने में उस तरह के सबको संतुष्ट करना होगा, जातियों के आधार पर सबको टिकटें देनी होंगी, और उनकी राजनीति को ध्यान में रख के अपना कोई भी कदम उठाना होगा। चलिए, कदम उठाना होगा। आगे भी हम लोग चर्चा में बने रहेंगे। अजीत जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही, और 2024 की दिशा क्या तय होगी, बिहार कहां से फिर से लीड ले लिया है देश की राजनीति को तय करने में, आगे भी हम चर्चा में शामिल रहेंगे। तो हम अपने दर्शकों से चलते चलते अनुरोध करते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।